शारदा थानवी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ प्रश्न बैंक से संबंधित ही एक और वीडियो, जिसमें मैं आज आपको करवा रही हूँ इतिहास। कक्षा 12 के अंतर्गत इतिहास सब्जेक्ट है, जिसका मैं आप लोगों को आज अपने इस वीडियो में करवा रही हूँ 91 से लेकर के 120 यानी कि अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास में अति लघुत्रात्मक उन क्वेश्चंस के आंसर हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हम प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों 91 से। 91 क्वेश्चन है आपके पास में, गुप्त संवत किस गुप्त शासक ने चलाया? तो इसका आंसर है आपके पास में चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका आंसर है आपके पास में 92 क्वेश्चन है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। फिर आपके पास में 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के बारे में विवरण मिलता है? तो इसका आंसर है आपके पास में 93 में समुद्रगुप्त का। अश्वमेध यज्ञ वे वीणा बजाते हुए किस शासक के सिक्के मिलते हैं? इसका भी आंसर है 94 का भी समुद्रगुप्त का ही। समुद्रगुप्त के ही सिक्के हैं जिनमें अश्वमेध यज्ञ वे वीणा बजाते हुए जो किसी की मुद्रा अंकित की गई है वो है, उसमें आपके पास में समुद्रगुप्त के शासक के सिक्के हैं वो। अब आपके पास में 95 है, समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति क्या थी? तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो आपको बतानी है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के बारे में, तो ये नीति है बच्चों समुद्रगुप्त की चलाई हुई नीति है। इस नीति के अनुसार ग्रहण मतलब शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष मतलब शत्रु को क्षमा करना, शत्रु को मुक्त करना, ठीक है, एवं अनुग्रह यानी कि राज्य को लौटा दिया के तहत फिर मुक्त कर देना आता है। इस नीति के अंतर्गत जो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाई गई नीति है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण करना मतलब शत्रु के राज्य पर, शत्रु पर अपना अधिकार कर लेना। मोक्ष मतलब है मोक्षानुग्रह, मोक्ष मतलब है शत्रु को मुक्त कर देना, एवं अनुग्रह का मतलब है उसके राज्य को पुनः लौटा देना और लौटा करके उसको मुक्त कर देना। तो ये है नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। अब है आपके पास में 96 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस गुप्त शासक ने किया था? यानी कि किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है आपके पास में 96 का है कुमारगुप्त। फिर है आपके पास में 97 का क्वेश्चन है, जूनागढ़ की सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर है आपके पास में स्कंदगुप्त, यानी कि स्कंदगुप्त के समय में जूनागढ़ की सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किन शासकों के काल का कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, घबराना नहीं है, यहाँ पर केवल यही पूछा गया है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किन शासकों के काल का, यानी कि कौन से शासकों का काल था जिसके अंदर ये उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 98 में आएगा गुप्तकालीन, जो गुप्त काल के शासक थे उस समय का देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अब आपके पास में 99 क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का व रघुवंश की रचना किस गुप्तकालीन लेखक ने की है? दोनों ही बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं और सबको मालूम है कालिदास की रचनाएं हैं, तो इनके लेखक हैं बच्चों कालिदास। पंचतंत्र का रचयिता कौन है? इनके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। 101 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम है बच्चों विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य या कौटिल्य। इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त, जो आगे चल करके चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, और कौटिल्य के नाम से इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अब आता है आपके पास में मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक है 102 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। फिर आता है सलीकुस नामक यूनानी शासक ने किस मौर्य शासक से युद्ध किया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। फिर 104 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों मेगास्थनीज। 105 नंबर क्वेश्चन, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा किस मौर्य शासक के अभिलेखों में बताया गया है? तो 105 का है आपके पास में अशोक। तो अशोक के
राज्य में देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा, ये अभिलेख बताए गए हैं अशोक के राज्य में। धम्म की नीति का प्रवर्तक कौन सा मौर्य शासक था? अशोक, इसका भी आंसर है आपके पास में 106 का भी आंसर अशोक ही है। फिर 107 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासन में तीर्थ कौन होते हैं? तो तीर्थ, मौर्य शासन में तीर्थ होते हैं बच्चों शीर्षस्थ राज्य अधिकारी होते हैं, जिनकी संख्या 18 मानी गई है। मौर्य शासन में तीर्थ माने जाते हैं शीर्षस्थ, जो शीर्ष के ऊपर मतलब सबसे उच्च स्थान पर होते हैं राज्यों के अधिकारी, और इनकी संख्या मानी जाए है 18। अब आता है मौर्य साम्राज्य में नगर प्रबंध के लिए कितनी समितियां थीं? 108 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में नगर प्रबंध के लिए कितनी समितियां थी? तो इसका आंसर है 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। मौर्य साम्राज्य में नगर प्रबंध के लिए 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। 109 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर है नगर प्रशासन का अध्यक्ष, गोप, स्थानिक, यानी कि नगर प्रशासन का अध्यक्ष यानी कि गोप, स्थानिक और उसके सहायतार्थ कर्मचारी होते हैं जो नागरिक कहलाते हैं। मतलब नगर के जो लोग होते हैं जो उसकी व्यवस्था को चलाते हैं वो कहलाते हैं नागरिक, जिनमें आता है नगर प्रशासन का अध्यक्ष गोप और उसके अधीन आते हैं स्थानिक और उसके जो सहायतार्थ कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं वो सब कुछ। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो इसका आंसर है बच्चों 5 भागों में विभक्त था। 5 भागों के नाम भी बता रही हूँ मैं आपको, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और कलिंग। तो ये आपके पास में हुए हैं 100 क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था, जिनके पुनः आंसर बता रही हूँ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और कलिंग। अब आगे चलते हैं। देखिए 111 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपके पास में वो है चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? तो इसका आंसर है बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। अगला क्वेश्चन भी देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब चलाया? तो इसका आंसर है 319 से 320 ईस्वी के बीच में। ये है जो टाइम, ये है 319 से 320 ईस्वी के बीच में उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी, यानी कि चलाया था। फिर 113 है, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक को कविराज बताया गया है? तो इसमें बताया गया है समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है पुस्तक समुद्रगुप्त से संबंधित। फिर आता है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और स्मिथ ने उनसे प्रभावित होकर के, उनके पराक्रम से प्रभावित होकर के, उनके दिग्विजय से प्रभावित होकर के उनको भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी है, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय आया था? 115 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, यानी कि द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फिर आता है कालिदास एवं अमर सिंह जैसे किस विद्वान गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? 116 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपके पास में चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर केवल चंद्रगुप्त द्वितीय है, ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम को किस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपके पास में 117 का। कुमारगुप्त ने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। फिर 118 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के समय पुष्यमित्र जाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 118 नंबर का, इसका भी आएगा कुमारगुप्त, कि कुमारगुप्त को पुष्यमित्र जाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अब आता है 119 नंबर, भीतरी स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक द्वारा हूणों के आक्रमण के सामना करने का विवरण है? तो इसका आंसर है आपके पास में स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त के जो लेख थे, भीतरी स्तंभ के लेख थे, उनमें उन्होंने लिखा है स्पष्ट कि उन्होंने हूणों के आक्रमण का सामना किया था, उसका विवरण मिलता है। अब आता है 120 नंबर क्वेश्चन, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, एरण व उदयगिरी की वराह की मूर्तियां किस वंश के काल की हैं? तो ये इसका आंसर है आपके पास में गुप्त वंश के काल की। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, एरण की प्रतिमा व उदयगिरी की वराह की प्रतिमा, ये सभी हैं गुप्त वंश से संबंधित प्रतिमाएं हैं ये सारी की सारी। तो अगर
आज का मेरा वीडियो है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं, 30 के आंसर देखिए बच्चों, मैंने जो अभी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, 30 के 30 क्वेश्चन हैं, 91 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन हैं। इनके आंसर हैं, देखिए आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर ये सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, लिखे हुए हैं इसके अंदर के सारे आंसर। तो आपको मैंने बोल करके भी बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इससे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। आपकी ही बार बार रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आपको हिस्ट्री के भी प्रश्न बैंक करवा रही हूँ। हिस्ट्री का केवल मैं आपको खंड अ ही करवाऊंगी, जिसके अंदर मैंने आपको बहुविकल्पी करवा दिए हैं, रिक्त स्थान करवा दिए हैं, और खाली ये जो अति लघुतरात्मक का एक पार्ट करवा दिया है आज, एक पार्ट और कल आपको करवा दिया जाएगा। पॉलिटिकल के मेरे सारे के सारे क्वेश्चन बैंक में अ और ब मतलब दोनों ही पार्ट हो चुके हैं। केवल आपको बड़े वाले क्वेश्चंस के टॉपिक अच्छी तरीके से समझाने वो समझा दिए जाएंगे। ड्राइंग के पेपर अब करवाएंगे आपको। तो इस तरीके से मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे भी दीजिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।